कुछ और विषय हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिनके बारे में इसके पहले पूरे इतिहास, पूरे हिस्ट्री को पढ़ाते समय कहीं ना कहीं हमने उनके विषय में चर्चा किया है, लेकिन एक कॉम्प्रहेंसिव वे में, एक सिस्टमेटिक वे में थोड़ा हम उन चीजों को फिर से देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्रेस, भारत में प्रेस का विकास, ये प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में जितनी कुछ हम चीजें पढ़ रहे हैं अभी तक, ये सब प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में पढ़ रहे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट वाला जो हिस्सा है वो देखेंगे बाद में। तो भारत में कॉलोनियल पीरियड के समय प्रेस का विकास कैसे हुआ, ये कहीं ना कहीं हमने इसके पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है। जब गवर्नर जनरल वगैरह पढ़ रहे थे या राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे तो पढ़ा हुआ है, फिर भी इसको थोड़ा सिस्टमेटिक में कर देता हूं, ठीक है। और कुछ चीजें आपको खुद करनी है, मैं बताता चलूंगा। तो प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय अ जर्मन एक्साइल जोहानस गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस का जो खोज है 1440 में जर्मनी से एक यहूदी थे जिसको भगा दिया गया था, तो जर्मनी से एक्साइल कर दिया गया था, उनको भगाया गया था और वो फ्रांस में जाकर के रहने लगे थे। तो फ्रांस में एक जगह है मेंज, MAINZ, मेंज, रूर नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। इसी शहर में ये जोहानस गुटेनबर्ग रहते थे और इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की खोज किया था 1440 में। लेकिन अभी ये कॉमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। कॉमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस को अभी लगभग समय लगेगा और 1650 के आसपास कॉमर्शियल लेवल पे प्रिंटिंग प्रेस की जो है खोज की जाती है, लेकिन अल्टीमेटली क्रेडिट इन्हीं को जाता है प्रिंटिंग प्रेस के डिस्कवरर होने का। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाने का जो काम है वो जो पुर्तगाली मिशनरी होते थे, जिनको हम जेसुइट बोला करते थे, जो पादरी टाइप के लोग होते थे, उन्होंने इसकी स्थापना गोवा में किया था। मैंने डेट लिखना भूल गया हूं, 1556 में, ठीक है, गोवा 1556 में। और इस समय जो प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने गोवा में लगाया था, उसका उद्देश्य था बाइबल की प्रतियां छाप करके भारत में बांटना और भारत के लोगों में ईसाईयत को फैलाना। इसी शर्त पर इटली के लोगों ने पुर्तगालियों को और स्पेनिश लोगों को फंडिंग किया था शिप बनाने के लिए और इंडिया का मार्ग ढूंढने के लिए, ठीक है। तो जब ये आ गए भारत में रहने लगे, गोवा इत्यादि पे इनका कब्जा हो गया, तो फिर इन्होंने ईसाईयत के प्रचार प्रसार के लिए बाइबल की कॉपी, अभी न्यूज़पेपर वगैरह का पब्लिकेशन शुरू नहीं हुआ। जब गोवा में पुर्तगालियों ने सेटअप कर लिया, तो बाद में जब अंग्रेज लोग भी इंडिया में 1764 बक्सर अक्सर का युद्ध जीतने के बाद एक एस्टैब्लिश्ड होने लगे, तो उन्होंने भी प्रिंटिंग प्रेस भारत में खोला और अंग्रेजों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में खोला गया था 1778 में। और उसके ठीक 2 साल बाद इंडिया का पहला न्यूज़पेपर, और इंडिया बस का नहीं बल्कि एशिया का पहला न्यूज़पेपर है, तो फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया एज वेल एज एशिया, जिसका नाम था बंगाल गैजेट, लेकिन उसका जो पूरा नाम था वो था बंगाल गैजेट और द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है, ये पूरा नाम था उसका, शॉर्ट में केवल बंगाल गैजेट कहते हैं। पब्लिश्ड बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की एक आयरलैंड के निवासी थे और उनका उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके साथ उनकी पटती नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से उनकी पटती नहीं थी। तो ये जो अखबार निकाला गया था ये वीकली था, फ्राइडे के फ्राइडे आया करता था, ठीक है। तो इसमें अंग्रेजों की कुछ पॉलिसीज, कुछ नीतियां, वॉरेन हेस्टिंग्स इत्यादि के बारे में कुछ इसमें लिखा जाता था, जिसके कारण अल्टीमेटली 2 साल के बाद ये अखबार बंद कर दिया गया। 1782 में इस अखबार को अंग्रेजों ने सीज कर लिया, ठीक है। तो ये जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में बंगाल गैजेट लाया गया, वो ना केवल भारत का बल्कि पूरी एशिया का पहला न्यूज़पेपर था। इसीलिए इंडियन जर्नलिज्म का फादर भारत में हम जो है जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहते हैं, ठीक है। सेकंड न्यूज़पेपर, फर्स्ट के बाद सेकंड, कभी कभी सेकंड भी जानना जरूरी होता है, जिसका नाम था इंडियन गैजेट। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 कर्मचारियों ने 1787 में स्टार्ट किया था और ये जो बंगाल गैजेट हिक्की द्वारा छापा जाता था उसके रिस्पॉन्स में ये लाया गया था, ठीक है। क्योंकि हिक्की जो अखबार पब्लिश करते थे उसमें ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज का विरोध किया जाता था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए उन्हीं के 2 कर्मचारियों ने दूसरा न्यूज़पेपर लाया जिसका नाम था इंडियन गैजेट, ठीक है। बंगाल गैजेट, फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर एंड फर्स्ट न्यूज़पेपर बाय इंडिया। अब ये जो दोनों न्यूज़पेपर हमने ऊपर पढ़े,
इसमें ना तो भारतीयों का प्रिंटिंग प्रेस है और ना ही उसके एडिटर वगैरह जो है वो भारतीय है। लेकिन पहला अखबार जिसको भारतीय ने छापा, जिसका एडिटर जो है भारतीय था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस विदेशी ही थी। ठीक है, तो पहला अखबार जो भारतीयों द्वारा छापा गया वो था बंगाल गैजेट। अब ये बंगाल गैजेट और ऊपर वाले बंगाल गैजेट में आपको अंतर महसूस करना है। ठीक है, नाम तो एक जैसे है। ठीक है, ये छापा गया था 1818 में और इसको छापने वाले का नाम था हरिश्चंद्र राय और ये बंगाली भाषा में आता था सप्ताह में एक बार। ठीक, फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज़पेपर, एक ऐसा अखबार जो एक साथ कई भाषाओं में छपता है। एक ही अखबार में कई भाषाएं होती थी ऐसा नहीं है। अगर 4 भाषाएं तो 4 अलग-अलग अखबार होते थे, लेकिन न्यूज एक जैसी होती थी। ठीक है, तो मल्टीलिंगुअल न्यूज़पेपर भारत में पहली बार छपा, उसका नाम था बंगदूत। बंगदूत बंगाल से पब्लिश होता था और इसको ब्रह्म समाज के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और इन लोगों के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता था। ये भी वीकली था और ये 4 भाषाओं में पब्लिश होता था। इंग्लिश में होता था, बंगाली में होता था, पी फॉर पर्शियन और एच फॉर हिंदी। ठीक है, तो पहली बार हिंदी में कोई अखबार छपने की जो शुरुआत है वो 1822 में राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के लोगों द्वारा किया गया। लेकिन ये केवल स्पेशली हिंदी में नहीं था, 4 भाषाओं में आता था, ये मल्टीलिंगुअल होता था। अब यहां तक जितने अखबार हमने पढ़े 1822 तक, ये सब वीकली हैं। पहला डेली न्यूज़पेपर, पहली बार डेली प्रतिदिन जो अखबार छपने का काम शुरू हुआ उसको हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा 1836 में शुरू किया गया और इस अखबार का नाम था ईस्ट इंडिया। और हेनरी विवियन डेरोजियो कौन है? यंग बंगाल मूवमेंट एक पोएट थे। ये तमाम चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, पहला देसी अखबार जिसमें प्रिंटिंग प्रेस भी हमारे जिसके मालिक भी हम हैं, जिसके एडिटर भी हम हैं, जिसके पब्लिशर भी हम हैं, जिसका कंटेंट भी हम तय करते हैं, ये तमाम। तो टोटल देसी अखबार जो पहला था वो था अमृत बाजार पत्रिका और उसी के साथ एक और अखबार छपा था बंगाली। तो ये दोनों भारत के पहले जो है वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कहलाते हैं। इनको पब्लिश करने का काम किया था गिरीश चंद्र घोष और शिशिर कुमार घोष ने 1862 में। तो काफी समय लगा वर्नाकुलर प्रेस को आने में और यही से फिर अंग्रेजों की नींद हराम होनी शुरू होगी, क्योंकि जब देसी भाषाओं में अखबार आने लगेंगे तो उससे अंग्रेजों की जो आलोचनाएं हैं, अभी तक अंग्रेजी भाषा के अखबारों में होते थे और अंग्रेजी भाषा को समझने वाले जो रीडर थे वो कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी सभी भाषाओं में अखबार आने शुरू होंगे और यहीं से अंग्रेजों को दिक्कत होगी। फिर वो विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाने शुरू करेंगे। फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बैंड, पहला ऐसा देसी अखबार जिसको अंग्रेजों ने बैन किया था वो अखबार था मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में छपता था और ये फारसी भाषा का पहला न्यूज़पेपर था। राजा राम मोहन राय द्वारा 1822 में ही इसको शुरुआत जो है वो किया गया था। ठीक है, और कौन से कानून के अंतर्गत इसको बैन किया गया था? अंडर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, फादर नहीं अग्रदूत, अग्रदूत माने भारत में पत्रकारिता को जिसने बहुत आगे बढ़ाया, दूसरों को प्रेरणा दी, वो थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण अखबार प्रकाशित किए जो हम पहले भी राजा राम मोहन राय इत्यादि में पढ़ चुके हैं। सारी चीजें हम रिकैप कर रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है ना, तो संवाद कौमुदी 1821 में इन्होंने बंगाली भाषा में छापा था और ये वीकली थे। फिर मिरातुल अखबार पारसी भाषा में था, ये भी वीकली था 1822 में। और फिर ये है बंगदूत 1822 में। ठीक है, जो 4 भाषाओं में छपता था। 3 महत्वपूर्ण अखबारों का संपादन राजा राम मोहन राय द्वारा किया जाता था, इसलिए इनको भारत में, चूंकि अर्ली जर्नलिस्ट थे और बड़े शिद्दत के साथ इन्होंने जर्नलिज्म का काम किया, इसलिए इनको पायोनियर ऑफ जर्नलिज्म, इंडियन जर्नलिज्म कहा जाता है। हिंदी जर्नलिज्म डे, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ये 30 मई का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड अखबार का नाम है, जो कंप्लीटली पहला हिंदी अखबार था जिसको पब्लिश किया था 30 मई 1826 को। और उसको पब्लिश करने का श्रेय जाता है जुगल किशोर शुक्ला, जेके शुक्ला, जुगल किशोर शुक्ला को हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता का जनक हम जुगल किशोर शुक्ला को कहेंगे और ओवरऑल पत्रकारिता का जनक हम जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहेंगे। तो ये तमाम कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी। ठीक है, अब प्रेस रेगुलेशंस, अब जैसे जैसे भारत में प्रेस का विकास होगा वैसे वैसे अंग्रेजों के खिलाफ उसमें कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह लिखना भी शुरू किया जाएगा और उसको दबाने के लिए अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार उसको कानून बना करके प्रेसों को रोकने का काम करेंगी। तो ये प्रेस रेगुलेशन
करने के लिए समय समय पर विभिन्न नियम कानून बनाए गए, जिनके बारे में हम बहुत डिटेल से इसके पहले पढ़ चुके हैं। जैसे पहला था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, सॉरी लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आया था। ठीक है, ये इसका डिटेल क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 लॉर्ड हार्डिंग के समय में आया था, और इसका प्रोविजन क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। प्रेस एक्ट 1835, या इसी को बोला जाता है चार्ल्स मेटकॉफ का एक्ट। मेटकॉफ थे इस समय भारत के बंगाल के गवर्नर, तो चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा इसको लाया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन है 1823 का उसको खत्म किया था। इसलिए इनको भारत में पत्रकारिता का उद्धारक जो के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला है लाइसेंसिंग एक्ट 1857 के विद्रोह को दबाने कुचलने के समय पत्रकारिता में अखबारों में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा जा सके, इसलिए ये कानून लाया गया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा कानून अधिनियम, प्रेस अधिनियम, ये 1878 में, जिसका डिटेल हम बहुत पहले ही लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था, हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1908, ठीक है, तो 1908 में ये एक्ट लाया गया था ताकि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं, वो क्रांतिकारियों द्वारा अनेक प्रकार के अखबार निकाल करके ब्रिटिश नीतियों की क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इंडियन प्रेस एक्ट 1910, उसका भी यही उद्देश्य था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को रोकना। इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931, ठीक है, तो ये तमाम कुछ महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना, और इनके बारे में हम पिछले वीडियोस में सब कवर कर चुके हैं। रोल ऑफ प्रेस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड में प्रेस की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं। पहला, क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, अखबारों के माध्यम से, और खास करके देसी अखबारों में जब छपना शुरू हो गया तो जनता तक, आम जनता तक, पढ़े लिखे वर्गों तक ब्रिटिश पॉलिसी की जो क्रिटिसिज्म है उसको आसानी से पहुंचाया जा सका। पॉलिटिकल लिटरेसी, अखबारों में इस प्रकार की बातें जब छपती थी ब्रिटिश सरकार के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये तमाम चीजें जानकर के लोगों के अंदर एक राजनीतिक साक्षरता जैसी चीजें आती थी। मास अपील एंड रीच, जो कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे आम जनता तक नहीं पहुंच सकते थे, तो अपने अखबारों में अपने विचार छाप करके, अपनी बात रख करके और क्रिटिसिज्म ब्रिटिश सरकार का करके जनता तक पहुंच जाते थे, जनता तक अपनी बात पहुंचा देते थे। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, प्रेस के आने के बाद विभिन्न प्रकार की किताबें, साहित्य इत्यादि छपना शुरू हुआ, तो विभिन्न प्रकार की कला, संस्कृति, लिटरेचर इत्यादि का विकास जो है वो होना शुरू हुआ। विभिन्न प्रकार की भाषाओं का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार की भाषाओं के साहित्यों का विकास हुआ, किस्से, कहानी, उपन्यास, ये तमाम चीजों का छपना भारत में शुरू हुआ। तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगला कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम पहले ही कहीं ना कहीं कवर कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पर हेडलाइंस लिख देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन कॉलोनियल पीरियड, उपनिवेश काल में जब तक भारत गुलाम था, तो मोटा मोटा जो है 1757 से लेकर के और 1947 तक, उस समय शिक्षा की क्या स्थिति थी, शिक्षा का कैसे विकास भारत में हुआ। तो पीडीएफ सेंट ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप बोथ, मैंने इसकी पीडीएफ बहुत पहले ही बना करके आपको भेज दिया है, कैसे कैसे शिक्षा की शुरुआत हुई, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, फिर बुक डिस्पैच आया, फिर बहुत सारे कानून आए, शिक्षा का विकास भारत में हुआ, बहुत सारे कमीशन, कमिटी इत्यादि बने, वो सब मैं आपको भेज चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान। अगला है डेवलपमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स, कॉलोनियल पीरियड में फाइन आर्ट्स, ललित कला, ललित कला माने पेंटिंग, मूर्ति कला, चित्रकला, ये तमाम चीजों का विकास कैसे हुआ, इसका भी पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया बहुत पहले। ठीक है, ये करना नहीं करना आपके ऊपर है, करोगे तो बेस्ट है, नहीं करोगे तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण कॉलोनियल पीरियड में कौन कौन सी महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये सारा भी मैं बना के आपको पीडीएफ भेज दिया हूं, प्लीज इसको आप करें, ये बहुत जरूरी है। ये ऐसे विषय हैं, यहीं से आजकल प्रश्न ज्यादा आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, भारत में अंग्रेजों के समय में सिविल सर्विस की शुरुआत कॉर्नवालिस के समय में हुआ, उनको सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। तो वहां से लेकर के 1947 तक कैसे कैसे सिविल सर्विस, उसका सिलेबस बदला, फिर लंदन के बाद साथ में इलाहाबाद में परीक्षा शुरू हुआ, उसके फिर एज फैक्टर था, बहुत सारी चीजें, तो कैसे कैसे तमाम चेंजेस आए। ठीक है, इसका एक पीडीएफ, हालांकि बीच बीच में मैंने बताया है, लेकिन एक क्रोनोलाइज्ड वे में इसका एक पीडीएफ फहीम के द्वारा 25 अप्रैल 2021 को व्हाट्सएप में अपलोड किया गया था। आप सब लोगों ने अगर उस फाइल को डाउनलोड किया है तो ठीक है, नहीं तो कर करके और अपना एक चैप्टर उसमें बना लें। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजों के समय में ही भारतीय संविधान का बनना शुरू हुआ, और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक लगातार जो कुछ भी हुआ वो भारतीय संविधान के विकास का ही एक क्रम था। तो ये सारा एक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उनको इकट्ठे रख दो तो ये सारी बातें हो जाती हैं। डेवलपमेंट ऑफ जुडिशरी, भारत में न्यायपालिका का विकास कैसे हुआ, तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया,
फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, फिर विलियम बेंटिक ने न्यायपालिका के क्षेत्र में क्या किया, फिर लॉर्ड मैकाले ने लॉ कमीशन लेकर के आए, आईपीसी बनी, सीआरपीसी बने, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया जिसमें फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात कही गई। तो ये तमाम चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, आप उनको इकट्ठा टुगेदर रख दीजिए। यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो जुडिशियल सिस्टम भारत में लाया अंग्रेजों के द्वारा, उसके क्या फायदे और क्या नुकसान थे, यहां पर मैं बता देता हूं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म, जो जुडिशियल रिफॉर्म अंग्रेजों ने लाए, हमारी जो परंपरागत एक न्याय व्यवस्था थी उसके जगह उन्होंने आधुनिक न्यायपालिका वाली जो व्यवस्था लाई, उसके क्या फायदे नुकसान थे। तो फायदा यह था, रूल ऑफ लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड। इसके पहले भारत में अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून चलते थे और धार्मिक नियमों के हिसाब से न्याय किया जाता था। अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सभी धर्मों को किनारे किया और एक रूल ऑफ लॉ, एक कॉमन लॉ बनाया जो सब पर इंप्लीमेंट होगा। रूल ऑफ लॉ के माध्यम से उन्होंने शासन करना शुरू किया था, तो वो आज भी हमारे यहाँ चल रहा है। दूसरी बात, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, जो विभिन्न प्रकार के कानून है उसको कोड बना दिया गया, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में एक तरीके से बना दिया कि ये वाला अपराध करोगे तो क्या होगा, ये वाला अपराध करोगे तो क्या होगा, ये तमाम बातें कोडिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसके पहले राजा महाराजा की अपनी मर्जी से सारे फैसले होते थे, कोई कोडिफिकेशन नहीं था। मॉडर्न कोर्ट्स एंड जुडिशियल सिस्टम, आधुनिक कोर्ट वगैरह इन्होंने स्थापित किया, एक न्याय की प्रक्रिया इन्होंने स्थापित किया, ठीक है। आईपीसी, सीआरपीसी, ये तमाम चीजें लाए, तो ये इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो जुडिशियल सिस्टम लाए थे ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसमें इन्होंने, क्योंकि अपने हिसाब से इन्होंने इस नियम कानून को बनाया तो कॉम्प्लिकेटेड था, हमारे यहाँ के लोगों को उतनी आसानी से आज तक नहीं समझ में आया, तो उस समय की बात छोड़िए। एक्सपेंसिव, इसमें आपको बैरिस्टर वकील के माध्यम से अपनी केस की जो है पैरवी सुनवाई करनी पड़ती थी, तो ये एक्सपेंसिव होता था, हर एक आम आदमी की पहुंच में नहीं होता था। आज भी यही सिस्टम है। मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव माने अगर कोई ताकतवर आदमी है, बाहुबली आदमी है, पैसे वाला आदमी है, तो वो आसानी से अपने फेवर में केस को करवा सकता है, जज को कर सकता है। तो मैनिपुलेटिव सिस्टम तब भी था, आज भी है, ठीक है। एम्पल स्कोप ऑफ फॉल्स एविडेंस, इसके अलावा उसमें झूठे गवाह इत्यादि करके और अपने पक्ष में फैसला करवाने की पर्याप्त स्कोप उस समय भी था, आज भी है। डिलेड, मतलब निर्णय जो है वो देर से आता था, तो जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। यूरोपियनाइजेशन, सारा कोर्ट सिस्टम यूरोपीय प्रणाली का होता था, यूरोपीय जज होते थे जिनको भारतीय समाज संस्कृति का ज्ञान नहीं था। भारतीयों को तो बहुत बाद में इस पूरी व्यवस्था में लाया गया, तो ये सारे इसके डीमेरिट्स थे। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम पहले करना चाहते थे, छूट गया था, पीजेंट मूवमेंट, किसानों का आंदोलन। जिस प्रकार हमने ट्राइबल मूवमेंट वगैरह पढ़ा है इसके पहले, उसी प्रकार एक पीजेंट मूवमेंट से, ठीक है। तो बहुत सारे पीजेंट मूवमेंट तो हम लोगों ने बीच बीच में कवर किया है, जैसे चंपारण मूवमेंट पीजेंट का मूवमेंट था, खेड़ा, बारडोली, ये तमाम, ठीक है, लेकिन कुछ छूट गए हैं, उनको हम यहां पर करते हैं। इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह इसको कहा जाता है, 1859 से 1860 तक चला, बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। यहां पर जो इंडिगो प्लांटर्स थे, नील की खेती करवाने वाले जो लोग थे, वो थे यूरोपियंस। वो बड़े बड़े बागान खरीद लेते थे नील की जमींदारों से, और वहां पर भारतीय किसानों के माध्यम से नील की खेती करवा लेते। तो वर्कर्स कौन थे वहां पर? इंडियन पीजेंट्स। अब ये भारतीय किसानों का शोषण करते थे कि आपको हमारे यहाँ एक तो कॉन्ट्रैक्ट करा करके सारे फार्मर्स को रखा जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकता था फार्मर्स। अंग्रेज चाहे तो ब्रीच कर सकते हैं, उसका माने उल्लंघन अंग्रेज कर सकते हैं, भारतीय किसान नहीं कर सकते। और उसमें बहुत सारे ऐसे उपपटांग नियम लिखे होते थे उस कॉन्ट्रैक्ट में, भारतीयों को तो समझ में नहीं आता था, दस्तखत करके और यहाँ पर खेती करने आ जाते थे, ठीक है। उनमें कई एक महत्वपूर्ण बातें लिखी होती थी, जैसे जो आपका एक पर्टिकुलर टेन्योर है कि आप 5 साल के लिए खेती करोगे, उससे पहले आप भाग नहीं सकते, भागोगे तो पकड़ के किडनैप कर लिया जाएगा। आपको केवल नील की खेती करनी है, इसके अलावा आप राइस या कोई और कैश क्रॉप्स उगा नहीं सकते। अगर ऐसा करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके खिलाफ कोर्ट मामला किया जाएगा, आपको किडनैप कर लिया जाएगा, आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, ठीक है। ये तमाम प्रकार की ब्रूटैलिटीज जो है वो आपके खिलाफ किया जाएगा। तो फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन थ्रू फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट, जबरन नील की खेती करवाई जाती थी और फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट पे हमसे साइन करवाया जाता था। कोर्ट वगैरह में हमारा कोई सुनवाई तो होता नहीं था, आम आदमी की सुनवाई में तब थी ना आज है। इसमें जो महत्वपूर्ण नेता थे इस आंदोलन के, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है, दोनों भाई थे। इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, अंग्रेजों की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ ये उठ खड़े हुए। नदिया डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में ये सारा आंदोलन चल रहा था, ठीक है। इन्होंने नील की खेती करने से मना किया और एक किसानों को इकट्ठा किया और एक प्रकार से ये विद्रोह का रूप जो है वो ले लिया। तो बाद में इसको जो बंगाली इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, इसके बारे में अखबारों में लिखा, इसके बारे में किताबें लिखी गई। ऐसी एक महत्वपूर्ण अखबार है नील दर्पण, अखबार नहीं है, ये एक ड्रामा है, ठीक है, ड्रामा की बुक है, तो नाटक है जिस पर नाटक भी खेला गया है। और उसी किताब क्या था,
तो नील दर्पण नामक एक किताब दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया था, जो कि इसी इंडिगो रिवोल्ट पर आधारित है। दूसरा एक अखबार था हिंदू पैट्रियोट, इस अखबार को छापने वाले व्यक्ति का नाम था हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो इसमें भी नील विद्रोह के बारे में लगातार लिखा जा रहा था, जिससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव बन रही थी। और अल्टीमेटली फिर इसका रिजल्ट यह हुआ कि सरकार ने एक इंडिगो कमीशन, एक नील आयोग का गठन किया, और उस आयोग ने सुझाव दिया फार्मर्स कुड नॉट कंपेल टू ग्रो इंडिगो, जबरन आप नील की खेती नहीं करवा सकते। कृषक की इच्छा है नील की खेती करना तो करेगा, अदरवाइज अगर उसको नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा। ये फैसला वहां पर आया। धीरे धीरे जो प्लांटर्स थे, यूरोपियन प्लांटर्स, उनको फिर धीरे धीरे इससे फायदा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सारे जो फैक्ट्रीज थे जहां पर नील बनती थी उसको बंद कर दिया, और अल्टीमेटली 1865 आते आते तक बंगाल से नील की खेती समाप्त हो गई, और फिर ये शिफ्ट हो गया बिहार की तरफ। और फिर बिहार में यही मुद्दा था, तिनकठिया पद्धति, चंपारण मूवमेंट, फिर गांधी जी आकर के वहां पर करेंगे, ठीक है। और फिर 1920 के बाद फिर नील की खेती की जरूरत भारत में पड़ी नहीं, क्योंकि जर्मनी ने आर्टिफिशियल डाई बना लिया, ठीक है। एक दूसरा मूवमेंट अब हम देखते हैं, पावना मूवमेंट। यह भी किसानों का मूवमेंट था, 1873 में शुरू हुआ, 76 में खत्म हुआ। यह भी बंगाल के पावना डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था, ठीक है। बाय फार्मर्स अगेंस्ट जमींदार्स, ये जो आंदोलन था ये जमींदारों की जो अत्यधिक टैक्स होता था, शोषणकारी उगाही व्यवस्था होती थी, इन सब के खिलाफ ये विद्रोह जो है किया गया था। फार्मर्स ने अपने इस मूवमेंट को और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका नाम रखा गया था किसान सभा। ये किसान सभा कहां बनाया गया था? यूसुफ शाही परगना ऑफ पावना डिस्ट्रिक्ट, बंगाल। और ये जो पावना डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, ये जूट ग्रोइंग एरिया, महत्वपूर्ण जूट ग्रोइंग एरिया था। इसके जो लीडर थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, ये दो बड़े महत्वपूर्ण लीडर थे, जिनको बाहर से सपोर्ट कर रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी और द्वारकानाथ गांगुली। ये इंटेलेक्चुअल लोग थे, ये आंदोलन नहीं करते थे लेकिन सपोर्ट करते थे, ठीक है। अल्टीमेटली रिजल्ट यह हुआ कि बंगाल टेनेंसी एक्ट इसके कारण आया 1885 में। और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 क्या हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका कुल मिला के मतलब यह है कि किसानों को कुछ अधिकार दिए गए, जमींदारों को कुछ अधिकार कम किए गए। तीसरा महत्वपूर्ण किसानों का आंदोलन है डेक्कन रिवोल्ट्स। दक्कन का पेनिनसुला जो है वहां पर यह विद्रोह हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर का जो इलाका है वहां पर यह विद्रोह काफी मात्रा में फैला था। कारण क्या था? हाई लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो होता था, भूमि कर वगैरह, वो अत्यधिक ज्यादा हुआ करता था। हैड टू पे इवन इन बैड सीजन्स। और जो वो ऑलरेडी जो ज्यादा था, अगर कभी बैड सीजन हो जाए, फसल वगैरह फेल हो जाए, इसके बावजूद भी आपको उतनी ही मात्रा में टैक्स देना पड़ रहा। तो 1860 में यूएस सिविल वॉर, 1860 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। अब अमेरिका भी एक कॉटन उत्पादक देश है, और इधर डेक्कन में भी कॉटन का जो है अच्छा खासा उत्पादन होता था। तो ये कपास उत्पादक कृषकों का विद्रोह था, डेक्कन रिवोल्ट। इसको डेक्कन राइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गई तो वहां पर कपास उत्पादन में कमी आई, और भारत से कपास को जो है एक्सपोर्ट करना हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और अमेरिका वालों ने इंपोर्ट करना शुरू किया। अब जब भारतीय कपास की मांग अमेरिका में बढ़ी तो भारत में कपास का उत्पादन भी बढ़ा और एक्सपोर्ट भी बढ़ा। इससे किसानों को फायदा भी हुआ। इसका फायदा उठा करके जो अंग्रेजी सरकार थी भारत में, उसने टैक्स बढ़ा दिया किसानों को, क्योंकि किसानों को लाभ हो रहा है वो देख नहीं पा रहे थे, तो टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन 1864 आते आते तक जो गृह युद्ध था अमेरिका में वो बंद हो गया, और एक बार फिर से वहां पर कपास की खेती शुरू हो गई। तो भारत से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो बंद हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने अभी भी लैंड रेवेन्यू को कम नहीं किया, बल्कि और ज्यादा लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। इसी का जो है विरोध आगे ये जो फार्मर्स है, कॉटन फार्मर्स, ये करेंगे। शुरू में तो जब लैंड रेवेन्यू बढ़ाया गया तो मजबूरी में पे करने के लिए किसानों ने कर्ज लिए आसपास के मनी लेंडर साहूकारों से, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट रेट होता था वो बहुत ज्यादा होता था। अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ, कुड नॉट रीपे, वो चुका नहीं पाए। और जब चुका नहीं पाए, कॉन्फिस्केटेड, मनी लेंडर्स ने उनकी संपत्ति, गाय बकरी, जो कुछ भी उनको मिलता था उनको जब्त करना शुरू कर दिया, और यहीं से फार्मर्स का विद्रोह शुरू हुआ। फार्मर्स वर सपोर्टेड बाय पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानड़े ने स्थापित किया था, उन्होंने इसको जो है सपोर्ट किया था, ठीक है। इसका जो रिजल्ट था, एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को शांत करने के लिए लाया गया था, जिसको डेक्कन फार्मर्स रिलीफ एक्ट भी कहा जाता है, जिसमें बढ़े हुए टैक्स इत्यादि वापस ले लिए गए थे। किसानों से जबरन टैक्स उगाही मना कर दिया गया था। साहूकारों को इस बात की ताकीद कर दी गई थी कि जबरन वसूली नहीं करोगे,
और अगर जबरन वसूली वगैरह करते हो तो किसान पुलिस की मदद लेंगे और पुलिस उसकी पूरी मदद करेगा। ये तमाम व्यवस्था इसमें की गई थी। अगला एक महत्वपूर्ण विद्रोह रामोसी रिवोल्ट, ठीक है, इसको भी हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा मैं यहां और बताएगा। 1877 से 1887, 10 साल के आसपास महाराष्ट्र में ये चला। रामोसी कौन थे? इंफीरियर रैंक ऑफ पुलिस इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सेना में ये छोटे रैंक पे काम करने वाले लोग थे। रामोसी स्थानीय लोग थे वहां पर, उनका सरनेम वगैरह रामोसी होता था, ठीक है। जब बाद में मराठा एम्पायर डिमोलिश हुआ, खत्म हुआ, तो ये लोग बेचारे मजबूरी में फार्मर्स बन गए और जब किसान बने तो इनको सफर करना पड़ा जो हैवी लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इसके खिलाफ वो उठ खड़े हुए। इस विद्रोह में महत्वपूर्ण नेता थे चित्तूर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है, ये सतारा के रहने वाले थे दोनों। गवर्नमेंट गेव देम लैंड ग्रांट्स एंड रिक्रूटेड देम एज हिल पुलिस। इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनको कुछ भूमि वगैरह दे दिया कि भैया ये भूमि है, इस पे बढ़िया खेती वेती करो, और जो विद्रोही लोग थे उनको पुलिस में भर्ती कर लिया और उनको हिली एरियाज में रिक्रूट कर दिया कि आप वहां जाकर के जो है पुलिस का काम करो, ठीक। तो ये था रामोसी रिवोल्ट। अगला बिजोलिया मूवमेंट जो कि राजस्थान में 1913 से 17 तक चला और ये वहां पर जो किंग ऑफ उदयपुर है उनके खिलाफ नो टैक्स कैंपेन के रूप में बिजोलिया मूवमेंट चलाया गया। अगला किसान मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसानों ने 1918 से 22 तक अनेक प्रकार के आंदोलन किए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर उनके आंदोलनों का कोई नाम नहीं है, लेकिन किसान पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी आंदोलन को तेज करने के लिए, अपनी मांग को सामने रखने के लिए अवध किसान सभा या उसी को यूपी किसान सभा कहते हैं, उसका गठन 1918 में किया गया था। इसका गठन करने वाले जो लोग थे वो थे होम रूल लीग के लीडर। होम रूल लीग मूवमेंट हमारा चल रहा था भारत में, आपको मालूम है। उसके लीडर थे एक महत्वपूर्ण गौरी शंकर मिश्रा, एनी बेसेंट ने नहीं, वो तो मद्रास में काम करती थी, ठीक है। तो गौरी शंकर मिश्रा जो होम रूल लीग के एक लीडर थे, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। और दूसरे इसके साथ में थे इंदिरा नारायण द्विवेदी और उसको सपोर्ट किया था मनमोहन मालवीय ने। तो ये अवध किसान सभा, ये उत्तर प्रदेश किसान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर के यही ऑल इंडिया किसान सभा के रूप में डेवलप होगा, ठीक है। बाबा रामचंद्र एक व्यक्ति थे, लोकल व्यक्ति, ऑर्गेनाइज पीजेंट्स ऑफ अवध। इन्होंने पीजेंट्स जो अवध के थे उनको इकट्ठा किया और रामायण इत्यादि के स्लोगन से उनको इकट्ठा किया, उनको मोटिवेट किया। गवर्नमेंट अमेंडेड अवध रेंट एक्ट इन 1921। इस आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने अवध रेंट एक्ट 1921 में संशोधन किया और बढ़े हुए कर या कर आगे ना बढ़ाने इत्यादि की बातों पर ब्रिटिश सरकार सहमत हो गई। अगला किसान मूवमेंट एका मूवमेंट, एका माने यूनिटी, ठीक है। तो एका मूवमेंट 1921 में उत्तर प्रदेश के 3 जगहों पर यह शुरू हुआ था, हरदोई, बहराइच और सीतापुर। उत्तर प्रदेश के 3 जगहों पर यह शुरू हुआ था, ठीक है। एका मूवमेंट यानी हिंदू मुस्लिम यूनिटी वगैरह इसमें अच्छी खासी देखी गई थी। स्टार्टेड बाय कांग्रेस एंड खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कमेटी। उस समय खिलाफत का मुद्दा भी भारत में चल रहा था, सहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी के दौरान ये एका मूवमेंट जो है वो चला। तो कांग्रेस ने भी इसको सपोर्ट किया क्योंकि असहयोग आंदोलन में हम उनको शामिल कर लेंगे। खिलाफत कमेटी ने भी सपोर्ट किया ताकि खिलाफत आंदोलन में हम उनको शामिल कर लेंगे। तो हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के इस आंदोलन को लड़ा था, इसलिए इसका नाम है एका मूवमेंट, ठीक है। बाद में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया, खिलाफत का मुद्दा भी समाप्त हो गया, तो दोनों ने हाथ खींच लिया इस मूवमेंट से। और बाद में इसका जो लीडरशिप है वो आया एक दूसरे व्यक्ति के पास जिसका नाम था मदारी पासी। पासी एक लो कास्ट इंफीरियर क्लास का एक व्यक्ति माना जाता था, तो उसने फिर इसकी लीडरशिप किया, ठीक है। इस मूवमेंट का कारण यही था, हाई रेंट, बहुत ज्यादा किराए इत्यादि, बहुत ज्यादा कर इत्यादि हुआ करता था। और इसके अलावा ठेकेदार जो होते थे माने जमींदार के नीचे जो वसूली करने वाले लोग होते थे, उनके द्वारा काफी शोषण जो है किसानों का किया जाता था, ठीक है। अल्टीमेटली जब कांग्रेस खिलाफत सबने हाथ खींच लिया तो 1925 आते तक ये विद्रोह भी समाप्त हो गया, इनकी कोई मांगे वगैरह पूरी नहीं हुई थी। बरली आदिवासी रिवोल्ट। बरली एक आदिवासी ट्राइब है जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये 1945 में ये अंतिम किसान विद्रोह है, अंतिम नहीं है, इसके बाद तेभागा, तेलंगाना, वो सब हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो जारी विलेज तलसारी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में बरली आदिवासी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। यहां पर जमींदार और मनी लेंडर्स जो है इनका शोषण करते थे, इसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया और महिलाओं ने इसमें अच्छा खासा बढ़ करके इस मूवमेंट में भाग लिया, ठीक है। इस विद्रोह को सपोर्ट किया था किसान सभा के लीडर गोदावरी पारुलकर। और किसान सभा क्या है, ये बंगाल में मनाया गया था पावना मूवमेंट के समय, ठीक है। तो गोदावरी पारुलकर, जिसको आदिवासियों ने एक नाम दिया था गोदूताई, ठीक है, ये नाम दिया था। तो इन्होंने गोदावरी चूंकि लेडीज थी इसलिए
मतलब होता है बड़ी बहन, बरली आदिवासी भाषा में, तो ये टाइटल उनको दिया गया था। ठीक, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण किसान मूवमेंट जो हमने पीछे नहीं कर पाए थे। इसके अलावा चंपारण, खेड़ा, सत्याग्रह, तेलंगाना, तेभागा, ये सारी चीजें तो है ही किसान मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ आपके लिए होमवर्क है, बरली ट्राइब्स क्या होते हैं, कहां पाए जाते हैं, वो तो मैं बता दिया कहां पाए जाते हैं, उनकी क्या रीति रिवाज है, क्या मान्यताएं हैं, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से करना है। ठीक है, दूसरा बरली पेंटिंग, इन आदिवासियों के द्वारा अपनी एक चित्रकला विकसित की गई है जिसको बरली पेंटिंग कहते हैं। तो बरली पेंटिंग की क्या खासियत है, इसमें किस प्रकार के रंग का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार की चित्रकारी की जाती है, ये तमाम चीजें आपको देखनी है। इसी के साथ हमारा ये किसान मूवमेंट वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। कुछ और टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।